हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़। पहले हम हिस्ट्री की सीरीज़ कवर करेंगे, देन हम ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ऐसे सारी सीरीज़ को वन बाय वन कवर करेंगे, जिसमें मैं एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स तक सारा कवर कराऊंगी। सिंस आई एम ऑल्सो अ लर्नर, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, मेजर वर्क्स हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ योर क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और टिल देन हम 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटीज़ को वन बाय वन कवर करेंगे। देन उसके बाद हम रेफरल बुक्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा एक यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस का एक मेजर सिलेबस और मेजर जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। सो आर यू रेडी विद मी? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज़। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ एंड हिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर का नाम तो खैर नहीं दिया गया, लेकिन मैं बता रही हूँ व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये चैप्टर 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 है, तो उसी चीज़ को हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। व्हाट दिस चैप्टर ऑल अबाउट एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट द हिस्ट्री टेल्स अस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पूरे इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको वो प्लीज़ आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत प्रिसाइज चीज़ें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी अननेसेसरी चीज़ें डाली हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वो भी की पॉइंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वन बाय वन है और अननेसेसरी चीज़ें भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। देखें व्हाट इज़ हिस्ट्री। द हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट यूजिंग एविडेंसेस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, वर्क एंड थॉट। देखो, यूजुअली हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास जो बीत चुका है। ठीक है, तो हम पास्ट की जब स्टडी करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और वो कैसे स्टडी करते हैं हम? जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं पास्ट में हुई जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हैं हमारे पास, उनसे हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, कैसे सोचते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका रहने का तरीका कैसा था, सोसाइटल नॉर्म्स कैसे थे उनके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ से पता करते हैं? उनके छोड़े गए एविडेंसेस से। ठीक है, देखो हर एक सिविलाइजेशन जब ख़त्म होती है, ठीक है, पतन हो जाता है उसका कम्प्लीटली, देन अपने पीछे बहुत सारे एविडेंसेस छोड़ जाती है। ठीक है, अगर आज इंडियन जो हम सॉरी इंडियन नहीं, मैं पार्टिकुलरली ह्यूमन रेस की बात करूँ, अगर ये बाई चांस वैनिश हो जाए कम्प्लीटली, ठीक है, एक बस सोच रहे हैं बट ऐसा कभी होगा नहीं, आई होप ना हो। तो अगर ये वैनिश हो जाए कम्प्लीटली और एक नई लाइफ फॉर्म यहाँ पे फिर से जनरेट हो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आगे चल के, ठीक है, उसके बाद तो वहाँ पे जो लोग होंगे जो हमारी तरह आगे चल के बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचने समझने लग जाएंगे, तो उन्हें कैसे पता लगेगा हमारे बारे में कि उनसे पहले भी यहाँ पे एक सिविलाइजेशन रहती थी, ह्यूमंस रहते थे जिनके 2 हाथ 2 पैर थे। तो उन्हें बहुत 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 सारी चीज़ें मिलेंगी। आज की डेट में तो हमने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं, कैमराज हैं, हमारे आईफोन्स हैं, लैपटॉप हैं, पेन टैब है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम छोड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी अपनी चीज़ें आर्टिफैक्ट छोड़ जाएंगे। अभी तो इतनी सारी चीज़ें जो ख़राब ही नहीं हो सकती तब तक, एकदम पूरी तरीके से एकदम फ्रेश फॉर्म में बनी रही, चाहे प्लास्टिक ले लो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उससे वो हमारी पूरी लाइफ को क्या कर सकते हैं, वन बाय वन उसको पूरा करेक्ट करके बता सकते हैं कि हम ऐसे रहते थे, हम यहाँ खाते थे। जो बिल्डिंग्स हो जाएंगी, जो टूट फूट जाएंगी, तो वो वहाँ से गैस करेंगे, अच्छा वो लोग बिल्डिंग्स में रहते थे। ठीक है, उन्हें जो हमारे बर्तन मिलेंगे, अच्छा ऐसे बर्तन हुआ करते थे, कुछ अच्छे बर्तन हुआ करते, कुछ चांदी के, स्टील के। तो ये क्या, ये हमने एक एविडेंस छोड़ जाएंगे अपने पीछे। ठीक है, जिसको वो लोग स्टडी करके एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि किस तरीके से लोग रहते थे, क्या काम करते थे, और उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, उनके बरियल साइट्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें, टेम्पल्स कैसे थे, मॉस्क्यू कैसे थे उनकी, तो ये सारी चीज़ को वो गेस करेंगे। ठीक है, और किसके बेसिस पे? एविडेंसेस के बेसिस पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, जो बीत चुका है उसकी जब पढ़ाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। एंड वाई स्टडी हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इतना एम्फोसाइज किया जाता है हिस्ट्री को पढ़ो। आपके मन में ना हमेशा एक डाउट आता रहता होगा, हमें हिस्ट्री से लेना देना क्या है। मेरे मन में बहुत डाउट आता था ये हिस्ट्री कि जो बीत चुका उसको छोड़ो, क्यों आपको उसको खदेड़ना है, उतना जानना है कि क्या था क्या नहीं था। हमारे प्रैक्टिकल कहाँ आ रहा है ये चीज़ें। तो वो हिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिकल तो बहुत कम आती है। ठीक है,
लेकिन उससे बहुत कुछ हमें पता लगता है। क्या पता लगता है? इट लर्न्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ कल्चर्स एंड द ट्रेडिशन। हमें ये पता लगता है कि कोई भी कल्चर जो आज हम फॉलो कर रहे हैं या कोई भी ट्रेडिशन हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, मतलब उसका पॉइंट क्या था, कहाँ से निकला, कहाँ से ओरिजिन हुआ, पहले के लोग वो जब जिस तरीके से फॉलो करते थे हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसको या नहीं, या फिर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, वो चीज़ है। ठीक है, तो इससे क्या लगता है, पहले तो जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसके ओरिजिन का पता लगता है। दूसरा, इट ऑल्सो मेक अस अंडरस्टैंड द चेंजेस ओवर टाइम, और ये हमें पता लगाता है कि टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पहले की जो चीज़ें थी वो आज भी वैसी की वैसी नहीं है। ठीक है, बहुत 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 सारी चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ तक कि जो हमारा ट्रेडिशन है, ओरिजिनल ट्रेडिशन है, वो भी हमने छोड़ दिया। हमने उसको मॉडिफाई करके इतना मॉडिफाई कर लिया कि प्रेजेंट डे जो हम ट्रेडिशन कल्चर कल्चर चलाते रहते हैं वो भी कम्प्लीटली हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, मैं यही बोलूँगी, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम पूरी तरीके से वैसा फॉलो नहीं करते हैं जैसा ओरिजिन हुआ करता था। ठीक है, ओरिजिनल हुआ करता था, तो वो हमने चीज़ें छोड़ दी हैं कम्प्लीटली। और कुछ कुछ देखो, सारे ट्रेडिशंस में, सारे कल्चर में ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई थी, बुराइयां भी थी। ठीक है, इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बुराइयां भी थी और बहुत 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 अच्छाइयाँ थी। बुराइयां देखो उसमें क्या था, अनटचेबिलिटी आपको पता है अच्छे से क्या थी, किस तरीके से अनटचेबिलिटी इतनी बुरी तरीके से फैली थी कि लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे। ठीक है, और पॉल्यूटेड बोलते थे एक पर्टिकुलर कास्ट को, लोअर कास्ट के पीपल को। दूसरा जो सती थी, सती प्रथा कितनी बेकार थी, मतलब एक डेड बॉडी के पे एक जो फीमेल होती थी, जो वाइफ होती थी, उसको जिंदा जला दिया करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं। ये किस में एनग्रेव है? हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में एनग्रेव है। तो कल्चर ट्रेडिशन हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सिखाता है, हमें इसके साथ क्या चीज़ सिखाता है, जो हमारा कल्चर बुरी चीज़ों के भी साथ फंसा हुआ था वो आज हमने छोड़ दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन अब है उस तरीके से। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं, हर चीज़ में बदलाव हुए हैं, ये हमें पता लगता है किससे? हिस्ट्री से। अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल सेट करके दिए कि पहले सती प्रथा थी, पहले अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, अभी तो कम है, लेकिन पहले बहुत बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट की शैडो से भी लोग दूर भागते थे, और उनकी शैडो अगर अपर कास्ट के लोगों पर पड़ गई तो वो पीट पीट के उन्हें मरवा दिया करते थे। इतनी हद तक क्या था, उन लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, कोई कुछ नहीं पता होता है कौन किसके साथ बैठ के खा रहा है, वहाँ का शेफ़ कौन है, ओनर कौन है, मैनेजर कौन है। ठीक है, कुछ नहीं पता होता है। तो इस तरीके से क्या है, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपके अंदर ना एक अंडरस्टैंडिंग आती है, अच्छा पहले ये हुआ करता था, अब ये होता है। ठीक है, एंड इट लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड अचीवमेंट, और हम सीखते भी हैं पास्ट की मिस्टेक से और अचीवमेंट्स। देखो, पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी की हैं। कैसे अचीव की हैं? अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, वेल टाउन प्लानिंग थी उनका। ठीक है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर था उस ज़माने के लोगों ने, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रेट बात बनाया था। मोहनजोदड़ो में डॉक यार्ड बनाया था, लोथल में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम दुनिया की 4 बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमारे भारत देश से जानी जाती है, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कुछ पास्ट की मिस्टेक्स भी हैं हमारी। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंट डे में सुधार सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक सिंपल सा यही मैंने एग्जांपल दिया था कि एक वर्ग के साथ सदियों से बहुत ज़्यादा अत्याचार होता रहा, उनको अछूत कह के लोग मारते रहे, परेशान करते रहे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर आए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने इसी के खिलाफ लड़ने में, और लास्ट में उन्हें काफ़ी हद तक सक्सेस मिली भी। ठीक है, आज आप रिजर्वेशन देखते हो हर चीज़ में, आज आप कहीं भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो, आप पुलिस को फ़ोन कर दो, तुरंत आपको रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पास की मिस्टेक से हमने सीखा भी है और काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव भी किया है। तो ये चीज़ें आपको पता लगें, ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगी ना, कि ओरिजिन कल्चर का, ट्रेडिशन का कहाँ से हुआ, ये हमें पता लगता है। दूसरा क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस क्या क्या हुए किसी भी एक चीज़ में, ये हमें पता लगता है। और हम पास की मिस्टेक से सीखते भी हैं और अचीवमेंट को ग्लोरीफाई भी करते हैं। ठीक है, अब ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब भी बात आ जाती है तो हमें प्राउड फील होता है कि वी आर द पीपल हु लाइक ग्लोरीफाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर वी लिव इन द लैंड ऑफ बुद्धा, जिसको आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, इनको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना बोलबाला कैसे बनाएंगे? ठीक है, हमें दुनिया में डंका बजाना है तो हमें पता होना चाहिए, हमें बताना चाहिए दुनिया को कि हमने किया क्या है। ठीक है, यही सारे बेसिस होते हैं।
4 गाइडिंग क्वेश्चंस। अब देखो जो हिस्ट्री हमें गाइड करेगी क्या, मतलब आपको इन 4 क्वेश्चंस को पूरे हिस्ट्री में ढूंढना है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब देखो इनके क्वेश्चंस क्या है। व्हाट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट लाइफ थी, पास्ट लाइफ नहीं जो पास्ट था, मतलब कि जो हमारा इतिहास था जो बीत गया, उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, ये हमें व्हाट बताएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ हुई। एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये हुआ वो हुआ। वेयर डिड इट हैपन, और ये कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर जगह पे चेंज हुई है तो उसकी जगह का भी नाम होगा, ठीक है, उस जगह से एसोसिएट और भी सारी चीज़ें होंगी। तो क्या चीज़ क्या हुआ पास्ट में, कहाँ हुआ, एंड हाउ डू वी नो, हमें जो हुआ वो कैसे पता, ठीक है। आज आप इतनी सारी बुक्स देखते हो, हिस्ट्री के ऊपर देखते हो, पॉलिटी के ऊपर देखते हो, तो वो जब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई तो ये हुई कैसे, ठीक है। इसके लिए एक सीरीज़ ऑफ चेन बनी होगी। लोगों ने अगर कहीं रिवॉल्यूशन किया होगा, फार्मर्स ने, तो पहले उनका ऑपरेशन हुआ होगा, ऑपरेशन में कह रही हूँ, या तो उनको पहले परेशान किया गया होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि हम मिल के सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। तो इस तरीके की जब चीज़ें निकल कर आती हैं तब हमें पता लगता है कि ये सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना है, व्हेन डिड इट हैपन, ये हुई कब, ठीक है। कोई चीज़ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पूरे हिस्ट्री में क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और पूरे हिस्ट्री में यही जानने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री पूरी पास्ट पे रिलेटेड है, इन 4 क्वेश्चंस के ही आगे पीछे घूमती रहती है, ठीक है। ये हुआ, इसके शासनकाल में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, ठीक है। उस टाइम क्या था, बहुत बहुत साल पहले आप जाओगे तो कोई बाउंड्रीज नहीं थी, ठीक है। कोई इस तरीके से डिमार्केशन नहीं था कि ये हमारा किंगडम है, ये तुम्हारा किंगडम है, इस लैंड से तुम नहीं आगे आ पाओगे, यहाँ पे मेरा घर बनेगा, ये रिवर हमारी है, कोई ऐसा डिवीज़न नहीं था, ठीक है। तब हम सारे लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, ठीक है। हम नहीं, मतलब वो लोग होंगे, पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे उनमें, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे हुआ करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सारे लोग लैंड को शेयर किया करते थे, जो रिसोर्सेज थे उनको मिलके खाते पीते थे और मस्त रहते थे। क्या लाइफ थी भाई उनकी, मस्त खाओ पियो सो जाओ, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग कर लो। तो देखो इस तरीके की इंडिया का मैप दिया गया है ये थोड़ा सा, ठीक है। ये जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना यहाँ से, जैसे ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये सारी रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी। सबसे बड़ी नदी अगर आपको दिख रही है तो ये वाली है, ये यहाँ से कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। ये है इंडस वैली, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के नाम पे पड़ा है। ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है, बहुत बहुत बड़ी नदी है ये, पता है आपने 1960 की ट्रिटी को भी पढ़ा होगा, इंडस वैली इंडस वाटर ट्रिटी, ठीक है। और अभी भी जो अभी क्या हुआ था, अरे अभी पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था, हाँ पहलगाम में अटैक किया था 22 अप्रैल को। उसके बाद क्या किया था, इंडिया ने रिटेलिएट किया था। देन उसके साथ साथ इंडिया ने क्या किया था, यहाँ का पानी भी रोक दिया था, ठीक है। यहाँ पे पानी नहीं जाने दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक कॉमन रिवर बहती है जिसका नाम क्या है, इंडस, और हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु। और सिंधु से ही आगे चल के हम हिंदू बने ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे। तो देखो अपने दिमाग में ना ये मैप याद रखना, ना कि आप लोग जो प्रेजेंट डे वाला मैप है, प्रेजेंट डे आप देखते हो यहाँ पाकिस्तान है, ऊपर हिमालयाज़ हैं, देन उसके बाद साइड में तिब्बत है, उसके ऊपर चाइना है, वो मैप याद नहीं रखना है आपको, ये नेचुरल मैप याद रखना है, ठीक है। ये पूरा नेचुरल मैप है, ठीक है। इसमें ये पूरा ग्रीन ग्रीन आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, फर्टाइल लैंड दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये सारी जो ब्लू कलर में है वो सारी आपको क्या दिखाई दे रही है, रिवर्स दिखाई दे रही हैं। और जो मेजर सेटलमेंट्स थे, ठीक है, जो लोग रहते थे वो नदियों के आसपास रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। अब आपको पता है नदी के किनारे वो क्यों रहते हैं। पहले के लोग हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इतने ज़्यादा समझदार है नहीं, तो उन्हें कहाँ रहना पड़ रहा है, नदी के पास रहना पड़ रहा है। क्योंकि भाई बड़े होते उन्हें इतना समझ में आ गया पानी पीना है जीने के लिए, तो वो इतनी दूर क्यों जाएंगे कि यहाँ पे उनके पानी के लिए, मतलब अननोन जगह पे वो क्यों जाएंगे, मतलब कि उन्हें पता है यहाँ रिवर है तो यहीं घर बना लेते हैं, यहीं मस्त रहते हैं, ठीक है। और जब रिवर है तो आसपास का एरिया कैसा होगा, बिल्कुल फर्टाइल होगा। और फर्टाइल एरियाज में क्या होगा, बहुत सारी वेजिटेशन होंगी, वेजिटेशन के साथ साथ क्या हो सकता है, वहाँ फ्रूट्स भी हों, क्रॉप्स भी नेचुरली ग्रो हो गए हों, और बहुत सारे ट्रीज़ आ गए हों जिसमें एडिबल पोर्शन हो, वो लोग खाते हों, तो वो लोग उस जगह को छोड़ के नहीं जाते थे। तो आप जब जितने भी सेटलमेंट देखो ये जो मेजर सेटलमेंट है, ये एरिया दिया गया है, यहाँ पे रिवर गंगा और यमुना थी, और यहाँ पे कौन सी, इंडस रिवर थी। तो ये लोग इसके आसपास रहते थे, ठीक है। तो इन सारे लोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे व्हाट टू स्टडी इन हिस्ट्री,
हमें हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंगली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली हमें एक एक चीज़ समझनी है हिस्ट्री में, और किन किन चीज़ों को छोड़ते चलना है। देखो ये जो सारे सब्जेक्ट्स ना, आर्ट्स के हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सारे ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एंकल्ड हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं एक दूसरे से कि इनको ना डिफाइन करना, अलग अलग करना ना बहुत मुश्किल है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो ना तो उसमें हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आ जाती है भाई। किसी चीज़ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में वो कैसा था कैसा नहीं था ये भी पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को एकदम कम्प्लीटली बाहर कर दिया है, उसको अलग कर दिया है। जिसका अगर हिस्ट्री पॉलिटी और ये सारी चीज़ें हैं, क्या है, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसने आराम से इन सारे सब्जेक्ट को टच किया हुआ है, इतना मैं जानती हूँ, ठीक है। वैसे मेरा भी पॉलिटिकल साइंस है बट आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ हिस्ट्री। एंड वॉट टू स्टडी इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है हम ये देखेंगे। इवेंट्स एंड लाइफस्टाइल, हमें पढ़ना है कौन कौन से इवेंट हुए, ठीक है। अब इवेंट का मतलब ये नहीं न्यू ईयर वगैरह ये लोग मनाते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। अचानक से फायर का आ जाना, व्हील का इन्वेंशन हो जाना जिसको हम कहते हैं पहिए का इन्वेंशन हो जाना, ठीक है। उन्होंने जो बड़े बड़े भाले और स्पीयर्स वगैरह बनाए, धनुष एरोज वगैरह, ये सारी चीज़ें ये इनकी लाइफ में क्या करते, चेंज लाते गए, ठीक है। तो उनके इवेंट्स को पढ़ेंगे, देन उनकी लाइफ स्टाइल को जानेंगे कि वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, और वो किस तरीके से फैमिली में रहते थे, ठीक है। उनने फैमिलीज डेवलप की हुई थी कि नहीं की हुई थी, किस तरीके से वो लोग थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ पीपल लिव, लोग कैसे रहते थे, हंटर्स, फार्मर, ट्रेडर्स, रूलर्स और द स्कॉलर्स। तो हमें ये पता लगता है कि जो लोग थे वो क्या हंटर्स थे, मतलब वो शिकारी थे, क्या शिकार वगैरह करते थे, किसान थे, या ट्रेड क्या करते, या राजा थे, या फिर स्कॉलर्स थे, मतलब विद्वान थे। देखो आप ना पहले के जो लोग थे बहुत 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 पुराने, उन लोगों से आप स्कॉलर वाला जो वर्ड है वो तो भूल ही जाओ। क्योंकि देखो मेरा मानना है, मेरा नहीं, ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है, जो उन लोगों का दिमाग था वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। मतलब कि जैसे कि आज हम कोई चीज़ सोच सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ख़राब है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, वो लोग इतना नहीं सोच पाते थे, ठीक है। इसीलिए मेजर डेथ हुआ करती थी उन लोगों की, ठीक है। उनको इतनी ज़्यादा वो लोग अवेयर नहीं थे चीज़ों से, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ खा लिया करते तो उनकी डेथ हो जाया करती थी, ठीक है। फिर उस डेथ से बाकी सारे लोग को पता लगता था अच्छा हमें ये चीज़ नहीं खानी है। तो इस तरीके से ना उन्होंने धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उनका दिमाग एकदम बच्चों जैसा था, ठीक है। उनमें इतनी सोच समझ ये सारी चीज़ नहीं थी, अलर्ट कैसे रहें, और ये क्लेवरनेस क्या होती है, लव फीलिंग्स की फीलिंग्स वाली चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते थे, ठीक है। ये साइंस प्रूफ कर चुकी है इन सारी चीज़ों की कि अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखने जाओगे अभी भी जो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी, जिसमें एक एग्जांपल मैं अंडमान निकोबार का सेट करूँगी। सेंटिनली आइलैंड है, उसमें जो ट्राइबल रहते हैं उनके पास आज तक कोई नहीं गया है, क्योंकि वो लोग देखते ही मार डालते हैं अपने भालों वगैरह से, ठीक है। अगर वो उनमें थोड़ी सी समझ होती, ठीक है, वो समझदार होते, हमारे जैसा सोच पाते, तो शायद वो नहीं मारते। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा से यही लगता है कि दूसरा इंसान जो कपड़े पहना है, रंग बिरंगे कलर की उसकी स्किन है, ठीक है, जिसके छोटे छोटे बाल हैं, जिसने खाल नहीं पहनी है, जिसने पत्ते नहीं पहने, वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए एज अ एनिमल है, और वो उसका क्या कर देते, उसको मार डालते पूरी तरीके से। और उन्हें यही लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। एज अ ह्यूमन बींग हम एक सोसाइटी में रह के इतने मेच्योर हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि हमारे पास कोई अजनबी आएगा तो हम उसको एकदम से मार नहीं डालेंगे, ठीक है। हम उससे पहले बात करेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है, देन हम उससे डिस्टेंस बना लेंगे। लेकिन इनका कुछ नहीं था, वो लोग डायरेक्ट मार देते हैं। और करीब उन्होंने 150 से 200 लोग सेंटिनली आइलैंड के जितने भी हैं उन्होंने मार गिराए हैं आराम से। मतलब कि कोई भी जाता है चुप चुप के उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है, और उनको थोड़ी सी भनक लगे कोई बाहर से आए, वो उसको तीर कमानों से मार डालते हैं और उसकी लाश को भी गायब कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके के लोग हैं। तो आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो किस तरीके के होंगे, ठीक है। वो क्या करते होंगे, सेम होंगे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उनको भी कुछ अनयूजुअल सा लगता होगा, अपने आप से हट के लगता होगा, वो भी उसको ख़त्म कर दिया करते होंगे, या फिर कहीं छुप के बैठ जाया करते हैं, कहीं छुप जाया करते होंगे झाड़ियों में, जंगलों में। इस तरीके की हम बात करते हैं। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक फूड, क्लोथ्स, होम, हमें पता लगता है क्या उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है। वो क्या कपड़े पहनते थे कि नहीं भी पहनते थे, ठीक है। कौन सा खाना खाते थे, ठीक है। वो लोग कोई उनके खेत वगैरह थे क्या, वो क्रॉप प्रोडक्शन क्या करते थे,
क्लोथ्स में क्या क्लोथ्स पहनते थे, क्या पत्ते पहनते थे, जानवरों की खाल पहनते थे या क्या पहनते थे, हमें ये पता लगता है उनकी हिस्ट्री से, ठीक है। होम्स किस तरीके के घर में रहते थे, मिट्टी के घर में रहते थे कि ईंटें पका के घर बनाते थे, या फिर वो नेचुरल शेल्टर्स में रहते थे। नेचुरल शेल्टर्स आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, किस तरीके से गुफाएं बन जाती हैं, केव्स बन जाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन डिपोजिशन से बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कभी कभी जो पानी होता है, पानी के बहाव में बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने इनकी स्टडी की होगी, वो बन जाते हैं और रहने लायक जगह बन जाती है, ठीक है। तो वो किस तरीके की जगहों में रहते थे, किस तरीके की चीज़ों में रहते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। चेंजेस ओवर टाइम, देखो उनकी ज़िंदगी में ना समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से बदलाव हुए, धीरे 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 क्या हुए, चेंजेस हो गए। किस तरीके से, जैसे कि उनके टूल्स थे, पहले क्या इस्तेमाल करते थे, वो टूल्स को यूज़ किया करते थे जिनको हम औजार कहते हैं। और वो टूल्स उनके मेनली किसके बने होते थे, हड्डियों के बने होते थे और पत्थर के बने हुए होते थे। टूल से वो लोग कहाँ पर स्विच करके, मशीन्स पे, कहाँ मशीन्स पे, बाद में मशीन्स, इसको करने में कितनी 1000 साल लगे होंगे, टूल से मशीन में आने में हज़ारों साल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आप अभी मशीन देख रहे हो, अब से पहले मशीन देख रहे थे 18th सेंचुरी में, 1600 के लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें हमने इन्वेंट कर ली होंगी ह्यूमन हिस्ट्री ने, क्योंकि आप तब देखते हो तभी हम पर इन्वेजन तो नहीं बोल सकते हो, मतलब कॉलोनी बनी थी जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई हुई थी, तो वो भी शिप के थ्रू आई, वो भी एक मशीन थी, ठीक है। उससे पहले भी कई सारी चीज़ें थी जो कि पूरी तरीके से बन चुकी थी। किस तरीके से टूल से मशीन तक आए हम, ये पूरी जर्नी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन विलेजेस से किस तरीके से टाउन बने, और टाउन से हम प्रेजेंट डे सिटीज़ देखते हैं, ठीक है। गांव में रहते थे पहले, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, लोग वाग गांव में रहते थे, गांव में खाते पीते थे, खेती वेती होती थी उनकी। फिर जब गांव में भी ओवर पॉपुलेशन होने लगी तो लोगों ने स्विच किया टाउन की तरफ। टाउन में क्या था, थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, टाउन में लोग ट्रेड करना शुरू करते थे, ठीक है। अब देखो गांव से टाउन कैसे डेवलप हुए होंगे, मान लो एक गांव है, उसमें 10 घर हैं, 10 लोग आराम से रह रहे हैं, एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और 10 घर हैं, इस तरीके से करीब करीब वहाँ पे आप मान लो 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उन लोगों को ना आपस में एक दूसरे से बात करनी है, ट्रेड करनी है, एक दूसरे का सामान बेचना है। तो सारे लोगों ने मिलकर क्या डिसाइड किया, हम ना गाँव से कुछ 1 किलोमीटर दूर जाया करेंगे, वहाँ पे जिसके पास जो भी सामान हुआ करेगा वो अपना वहाँ लेके आया करेगा, और हम आपस में क्या कर लिया करेंगे, बांट लिया करेंगे और एक्सचेंज कर लिया करेंगे। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग वैसा करने लगे। इससे क्या हुआ, उन्हें पूरे गांव में ढूंढना नहीं पड़ा किसके पास क्या है, क्योंकि आपको जब सामने ही दिख रहा है कि पूरे गांव के लोग बाहर आए हैं अपना अपना सामान लेके, जिससे जो खरीदना है वो चीज़ खरीद ली। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया आया, जब हम गाँव से यहाँ पे टाउन पे आ गए हैं इस जगह पे, क्यों ना हम यहाँ पे ही परमानेंट सेटलमेंट बना लें, यहीं पे रहना शुरू करें। तो उसमें से कुछ लोग की बात कर रही हूँ, सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे। और वो 10 गांव थे उस गांव में, तो उस गांव में 10 गांव से कुछ 3 से 4 गांव उस टाउन में रहने लगे, और इस तरीके से पॉपुलेशन के साथ बढ़ते बढ़ते विलेजेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, टाउन्स भी ग्रो कर गए, और टाउन्स के साथ साथ सिटीज़ बन गई फिर बहुत बड़ी बड़ी, जो कि आज हम देखते हैं, चाहे वो जयपुर ले लो, कानपुर ले लो, इंदौर ले लो, मुंबई, बैंगलोर, जो भी सिटीज़ हैं वो इस तरीके से बड़ी हुई हैं, ठीक है। ये पहले ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स आए उन्होंने कहा लाओ बैंगलोर बना दें, IT सेक्टर इसको बना घोषित कर दें, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। पहले विलेजेस ही थे सारे, विलेजेस से धीरे धीरे टाउन की तरफ बढ़े और प्रेजेंट डे सिटी बन गए। अब देखो अर्ली ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में इंडिया से, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, ठीक है। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, ठीक है, और सबसे पुरानी भी है। मैंने बताया था ना, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यताएं हुई, जिसमें एक हड़प्पन सभ्यता भी इजिप्ट की हुई, ठीक है, जिसको मेसोपोटामिया और चाइना की थी और इंडिया की थी, ठीक है, मुझे एकदम नहीं याद आ रहा। देन हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो कि किससे मेनली एसोसिएट है, इंडिया से। तब तो हमारे डिवीज़न हुआ नहीं था, तो ऐसा कुछ था नहीं कि पाकिस्तान को भी गिनना है हमें, तो ये इंडिया से ही एसोसिएट की जाती है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता लगा, जो अशोका द ग्रेट थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर। उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एनलार्ज किया था इसको, ठीक है। गुप्ता पीरियड के बारे में हमें पता लगता है। इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे और कैसे काम करते थे, ठीक है। एंड द विजुअल आइडिया टेबल कंपेयरिंग देन एंड नाउ, देखो, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं देन एंड नाउ से। कैसे कि पहले चीज़ें ऐसी थी, अब चीज़ें ऐसी हैं, पहले टूल्स ऐसे हुआ करते थे, अब उसकी जगह मशीन आ गई, पहले विलेजेस हुआ करते थे, अब सिटी आ गई, पहले हम
पहले हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे नेचुरल कैलेमिटीज़ के, अब हम थोड़ा सा क्या है, हमने खुद को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है, हम इतना समझदार हो गए कि हमें पता है कि वेदर फोरकास्टिंग जब रिलीज़ होती है तो हमें किस एरिया को छोड़ देना है, कहाँ नहीं रहना है, और हम अपनी पहले से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कैसे सीखी हैं? ओवर द टाइम सीखी हैं, एक रात में तो हमें चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं, ना हमने जान लिया। और हम बहुत 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 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हिस्ट्री को बनाने में, ठीक है। ऐसा नहीं है, माना कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस अफ्रीका से शुरू हुआ था, लेकिन पूरे जब वर्ल्ड में उन्होंने माइग्रेशन किया, इधर से उधर गए, सेटलमेंट्स बनाए, तब जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो हमारा इंडिया भी बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। इंडिया में फेमस है, पढ़ाई भी बहुत सारे बाहर के लोगों ने आके की थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम रहते थे, उनके अंडर में पूरा सुपरविजन हुआ था, उनके बाद में पूरी खुदाई एक्सकेवेशन किया गया था, दुनिया भर के आर्कोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने हज़ारों किताबें लिखी इस पे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हम कंट्रीब्यूट करते हैं टू द वर्ल्ड हिस्ट्री और द इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। आई होप सारे लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देन हम आगे देखेंगे, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, कहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए थे, कहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि हम आज से यहाँ रहेंगे और यहाँ नहीं रहेंगे, कौन सी जगह उनके रहने लायक सुइटेबल है, कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ उन्होंने कैसे डिसाइड की और कैसे बाकी लोगों को कन्विंस किया कि आपको यहाँ नहीं यहाँ रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी हम। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, देखो इम्पॉर्टेंस क्या है लोकेशन की, कहाँ पे आपको घर बनाना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट डे देखोगे, आप अगर कोई लोकेशन पे घर ले रहे हो तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें देखते हो, क्या क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि उस जगह पे घर बनाने से मार्केट कितनी दूर रहेगा, ठीक है, आपके बच्चों के लिए स्कूल कितनी दूर रहेगा वहाँ से, आप मेन रोड से कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप हाईवे से कनेक्ट हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखते हुए एक लोकेशन पर घर लेते हो, नहीं लेते हो, ठीक है। वहाँ पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ कि बहुत फार रीजन में लाइक राजस्थान के बीकानेर और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे आपसे बोला जाए वहाँ घर ले लो, तो आप ना 2 बार सोचोगे कि यहाँ घर लेने पे पता नहीं लें नहीं लें। लेकिन मैं आपसे वही कहूँ कि आप बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाइक दिल्ली में आपको घर दिया जा रहा है, इंदौर में दिया जा रहा है, यू माइट बी वेरी हैप्पी टू सी कि आपको वहाँ घर मिल रहा है और हर चीज़ की वहाँ क्या है, फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, आपको पता होनी चाहिए। देन इसमें क्या है, अर्ली सेटलमेंट्स नियर वाटर, फर्टाइल लैंड एंड द फॉरेस्ट। जो पहले के सेटलमेंट्स बनाते थे लोग, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स अपने रहने की जगह बनाते थे, तो कहाँ पे बनाते थे, नियर वाटर बॉडीज़, ठीक है, जहाँ पानी उन्हें दिखता था उसके आसपास रहते थे। जैसे कि अभी मैंने बताया था मैप में कि जितने भी रीजन्स है जहाँ पे नदी बहती थी उसके आसपास वो लोग अपने घर बनाया करते थे, ठीक है, जिससे उन्हें कभी पानी की कमी नहीं होती थी। देन द फर्टाइल लैंड, जहाँ फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, ठीक है, जैसे प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो फर्टाइल होते हैं, जहाँ पे डिपोजिशन होता है सेंटिमेंट्स का, ठीक है, जो नदी बहा के लाती है, ठीक है, वहाँ डिपोजिट कर देती है और एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए। तो ऐसे लोग क्या करते थे, ऐसी जगह पे सेटलमेंट्स बनाते थे। फॉरेस्ट में सेटलमेंट्स बनाते थे, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी रिसोर्सेज मिलते थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें फॉरेस्ट से मिल जाती थी, ठीक है। इस तरीके की जगह पे अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, अपने घर बनाते थे और पूरी की पूरी कम्युनिटी के साथ वहाँ पर रहते थे, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी से देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ कोट किए गए हैं। नर्मदा वैली, जो नर्मदा वैली आप देखते हो प्रेजेंट इंडिया में, जो कि साउथ की साइड, मिड साउथ में बोल सकते हैं, साउथ और नॉर्थ के बीच में इस तरीके से मैप है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो बहुत ज़्यादा सेटलमेंट है, आज भी यहाँ पे क्या है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं आराम से, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, तो देखिए ये सारी चीज़ें, नर्मदा वैली में अर्लीस्ट पीपल स्टोन टूल्स हमें मिले हैं, जिससे पता लगता है कि लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाए थे, लोग यहाँ पे रहते थे कम्युनिटीज़ में, यहाँ पे सर्वाइव किया था उन्होंने, काफ़ी सारा टाइम उन्होंने अपना डिवोट किया था इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो नर्मदा वैली यहाँ का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो जाएगा, सूटेड एग्जाम्पल फॉर दिस। एंड सुलेमान एंड किरथर हिल, जो सुलेमान तो किरथर हिल है, ये पाकिस्तान में आती है प्रेजेंट डे, आप यहाँ पे देखोगे, ये इंडिया के मैप में ये मैंने रीजन बना दिया राजस्थान का, तो कुछ यहाँ पर ये आती हैं सुलेमान हिल्स, नहीं यहाँ आती है किरथर और यहाँ सुलेमान हिल्स आती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है अर्ली ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि यहाँ पे हमें फार्मिंग के ट्रेसेस मिलते हैं। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे जो खेत है वो हमसे 800 किलोमीटर दूर होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जो क्रॉप हम करते हैं उसको क्या चाहिए, टाइम टू टाइम उसको पानी चाहिए, वाटरिंग चाहिए, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, आप उसके अनवांटेड जो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उसको निकाल दो, जिसको वीडिंग हम कहते हैं,
साइंस के टर्म में, ठीक है। तो वो चाहिए होती है। आप उसको क्या करते हो, बर्ड से, एनिमल से प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। किसी मतलब आप बहुत दूर, आपके खेत हैं, घर आपका बहुत दूर है, पता लगा एक रात एक झुंड आया भेड़ियों का, उन्होंने पूरी फसल को तहस नहस कर दिया और आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से लोग नहीं छोड़ते थे तब। अभी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक आ गई है, लोग फेंसिंग वगैरह कर देते हैं खेत के आसपास और अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग इस तरीके से ही रहा करते थे। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? तो इसके बाद विंध्यास की जो हमें रेंजेस दिखाई देती हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, उसमें राइस कल्टीवेशन के हमें बहुत सारे साइन मिलते हैं कि यहाँ पे चावल के हमें जो बहुत सारे जो स्टाल्क होता है, जिसको कहते हैं छिलका वगैरह होता है, उसके ट्रेसेस मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग राइस कल्टीवेशन किया करते, ठीक है, चावल की खेती किया करते थे। एंड गंगा वैली इज़ वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ इट। तो गंगा वैली में प्रॉस्पेरस किंगडम था, प्रॉस्पेरस रीजन था, लोग यहाँ रहते थे, घर बनाते थे, ट्रेड किया करते थे। ये सारी चीज़ें इस रीजन में पर्टिकुलरली वो लोग किया करते थे। तो ये एग्जाम्पल सबको याद रहने चाहिए, ठीक है। लाइक नर्मदा वैली हो गई, सुलेमान एंड केथर हिल्स हो गए, विंध्यास हो गए एंड गंगा वैली। ये सारे बहुत ही मेजर सेटलमेंट है अर्ली ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ट्रेसेस मिले हैं, चाहे वो क्रॉप के हों, चाहे स्टोन्स के हों, चाहे लिवलीहुड के हों, चाहे उनसे एसोसिएट बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें आई होप सारे लोगों को याद रहेंगी और पता भी होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली और कैसे मिली है। हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता, अब ये हम चीज़ें इसका सवाल देखेंगे, ठीक है। अब तक हमने पता लगा लिया कि हमें कहाँ से, कैसे, क्यों, ये सारे क्वेश्चन का ही आंसर देंगे हम पूरे इस चैप्टर में, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता कि ये सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं, वहाँ से आई हैं, लोग यहाँ रहते थे, वैसे रहते, कौन करता है इन सारी चीज़ों को डिस्कवर, ठीक है। कौन बुक्स लिखता है हमारे मतलब कि हिस्ट्री के बिहाफ पे, कौन डिसाइड करता है हिस्ट्री को ऐसे लिखा जाएगा, हिस्ट्री को वैसे लिखा जाएगा, ये कौन लोग हैं जो एविडेंसेस को खोजते हैं और हम क्यों नहीं खोज सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर हम इस स्लाइड में देंगे। देखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के क्या क्या स्रोत हैं। वाह, कभी कभी शुद्ध हिंदी निकल जाती है मेरे मुंह से, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजी इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स टू फाइंड आउट हाउ डू पीपल लिव इन द अर्ली एज। ओके, तो आर्कियोलॉजी देखो क्या होती है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पोट्री, ज्वेलरी, टूल्स, वेपन। देखो आर्कियोलॉजी का मतलब है इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम रिमेन, जो बची खुची चीज़ें होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो गई, चाहे वो पोट्री हो गई, ज्वेलरी हो गई, टूल्स हो गया एंड वेपन्स हो गया, इन सब की जब हम पढ़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, तो इसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना। और जो इसकी खुदाई करके ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं कभी एक आर्कियोलॉजिस्ट बन पाती, मेरा बहुत मन था, छोटे छोटे मेरे पास ब्रशेज़ होंगे और मैं जाके किसी साइड पे कुछ टुकड़ा साफ़ कर रही होंगी, फिर उसको छोटे छोटे पॉलीथिन में डाल रही होंगी, उस पर लिख रही होंगी कि दिस स्पॉट हैज़ बीन यूज्ड बाई फलाना ढिमकाना, ठीक है। ऐसे मुझे लगता था पहले और मैं करती भी थी जब खेलती थी तब मैं। तो देखो आर्कियोलॉजी आपको समझ में आ गया क्या होता है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। जब हम किसी भी बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा अवशेषों की जब बात करते हैं, खुदाई की चीज़ों की करते हैं, देन ये होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक बेस है, बेस मतलब कि बेस यहाँ है लैंड का, लेकिन उन्होंने खुदाई की है यहाँ गहराई तक, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ गहराई तक खुदाई की तो इन्हें देखो कितने सारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ईंट वगैरह पता नहीं कुछ रखा है, ठीक है। ये एकदम उन्हें कोर्टयार्ड एरिया मिल गया है, ठीक है। ये सारे लोग ग्लव्स वगैरह पहने हैं और देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के ये लोग पॉलिथीन बैग में डालते हैं, फिर वो सारी चीज़ लेबोरेटरी में जाते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग होती है कि कितना सामान कितने साल पुराना है। देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसको हिस्ट्री के किस चैप्टर में, हिस्ट्री के किस टाइम पीरियड के बीच में लगाना है, रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपको अभी मिली है तो आप उसको मॉडर्न इंडिया में जोड़ दोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी कार्बन डेटिंग करो पहले, बहुत सारे सोर्सेज से उसको जस्टिफाई करो, वेरीफाई करो, देन उसको हिस्ट्री की बुक्स में ऐड किया जाएगा बीच में। समझ में आ रही ना चीज़ें। अब देखो पहला सोर्स हो गया आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्या रही होगी। दूसरा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पाम लीव्स, बर्च बार्क, पेपर क्रॉल्स, स्क्रॉल्स एक्चुअली। सो देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, मैन्यू मतलब होता है हैंड, हाँ हैंड का मतलब होता है, स्क्रिप्ट्स मतलब लिखाई। जो चीज़ें हाथों से लिखी जाती थी ना, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। और ये मोस्टली किस पे होती थी, पाम लीव्स पे। पाम जो होता है एक
प्लांट होता है, ट्री होता है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते थे, तो उन पत्तों पे इनकी लिखाई की जाती थी। बिर्च बार्क, जो पेड़ की छाल होती ना, उसको छील के निकाल के उस पे लिखाई की जाती थी। और पेपर स्क्रॉल, पेपर का तब हुआ नहीं था जितना फाइन पेपर आज आप देखते हो, उस टाइम वैसा फाइन पेपर नहीं था, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे जब लिखाई होती थी, लोग लिखते थे, देन उसको वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हमारे लिए हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आर्कोलॉजी क्या होती है? जब हम एक रिमेन्स की स्टडी करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के रिमेन हो, चाहे पोट्री के रिमेन्स हो, चाहे ज्वेलरी के रिमेन्स हो, चाहे टूल्स, वेपन, इन सब की जब स्टडी करते हैं उसको आर्कोलॉजी कहते हैं। जब हैंड रिटन चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो भी लिखाई पत्थरों पे की गई है, जो भी लिखाई स्टोन्स पे की गई है, दीवारों पे की गई है और मेटल की प्लेट्स पे की गई है, उन सबको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस का बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ताजमहल में चले जाओ, रेड फोर्ट में चले जाओ, किसी भी मुगल मॉन्यूमेंट्स में आप चले जाओ, कहीं भी आपने देखा होगा तो वहाँ पत्थरों को खोद खोद के चीज़ें लिखी गई हैं। इनफैक्ट आज भी इंस्क्रिप्शन से लिखे जाते हैं, ठीक है, आज भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग आर्ट बन गया है। अब ये समझ लो, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले लिखा जाता था, पहले के लोग इसको यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना लोगों के अंदर एकदम आ गया ना सेंस, वाव वाला के फैसिनेटिंग लगता है, तो चलो इसको लिखते हैं। आज भी कोई चीज़ होगी इंपॉर्टेंट तो उसको लिख देंगे। आपने अभी, मैं अपने गांव जाती हूँ तो गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लिखा है, उसमें ब्लैक कलर का पेंट कर दिया, उसके अंदर लिखा है माननीय अखिलेश यादव ने इस चीज़ का वो उद्घाटन किया था। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को अभी मिल जाएंगी, ठीक है। गेट पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स के आपने गेट देखे हो, उन पे लिखा होता है, किसी गाँव के बाहर उसका नाम लिखा होता है, चाहे और भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब क्या है, इंस्क्रिप्शन में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम ये चीज़ बहुत यूनिक थी। आज हमारे पास इतने सारे मशीन है कि हम अगर आ वर्ड बनाएंगे तो वो भी एकदम एक्यूरेट बन जाएगा, माँ बनाएंगे वो एक्यूरेट बन जाएगा। लेकिन आप तब के बारे में सोचिए, जब आप हिस्ट्री में जाते हैं, पुराने पीछे के अर्ली लाइफ लोगों के बारे में पढ़ते हैं, देन उसमें क्या होता था, ये चीज़ें उन्होंने की हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। वो हम आज कर सकते हैं, ये हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, इतनी मशीन्स हैं, इतने सारे काम हैं, तो हम उन्हें आराम से कर सकते हैं। लेकिन पहले के लोगों ने जब ये चीज़ की तो वाव, एक प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है। एंड दी ओरल ट्रेडिशन लाइक स्टोरी, सॉन्ग, लेजेंड, और कुछ कुछ हमें पता लगता है ओरल ट्रेडिशन से। कैसे? देखो, आप ना बहुत ज़्यादा गांव देहात में जाते हो ना, तो लोग, कुछ लोक गीत होते हैं जिनको नृत्य बोलते हैं, वो डांस परफॉर्मेंस होता है, तो वो ना बहुत ट्रेडिशनल होता है, बहुत ज़्यादा पुराना चले आता है। जैसे कि अभी आप देखोगे इंडिया में भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, उड़िया है और ये कथक है, ये अभी से ओरिजिन थोड़ी ना हुए, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। मंदिरों में जो लड़कियां होती थी वो डांस किया करती थी भगवान के सामने, ठीक है, भगवान के भजन गाया करती थी। तो ओरल ट्रेडिशन से भी हमें पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी होती थी, ठीक है। और कुछ कुछ ट्रेडिशन इतने अच्छे जिन्हें हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो आप भक्ति गीत ले लीजिए और हाइम्स ले लीजिए, पोइट्री ले लीजिए, ठीक है, कव्वाली ले लीजिए, इन सबको हम ना आज तक रिसाइट करते हैं, आज तक पढ़ते हैं। भगवान के अगर मंदिर में जा रहे हैं तो उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये रामायण है, रामायण में जो श्लोक वगैरह हैं अभी थोड़े लिखे हैं, बहुत सालों पुराने लिखे गए हैं। तो आज जब हम रामायण सुनाते हैं पढ़ के, तो हम क्या उसको मॉडिफाई कर देते हैं? क्या फ्रेंच में बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में बोलते हैं। तो कुछ ट्रेडिशन कभी नहीं छोड़े जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, इसके विजुअल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? पिक्चर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट के पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गूगल पे कभी सर्च करना मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, और आई थिंक मैंने आगे डाला भी है पिक्चर। इंस्क्रिप्शन के पिक्चर्स तो आपको पता ही है, ठीक है, हर जगह जहाँ भी स्टोन वगैरह पे खुदाई हुई है, खोद खोद के लिखा है, वो सब इंस्क्रिप्शन में आते हैं। एंड एक्सकवेशन साइट, जहाँ जहाँ खुदाई हुई है वो भी साइट आते हैं। मैं एटा रीजन में रहती हूँ, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा रीजन। यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी पैलोलिथिक साइट है, ठीक है, पैलोलिथिक साइट। जब आप हिस्ट्री को और डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगी, यहाँ पे हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है पैलोलिथिक, न्यूलिथिक में। तो वहाँ पे ना, यहाँ पे एक पैलोलिथिक साइट है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। वो इतनी बड़ी साइट है, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। वो ज़मीन ना खरीदने के लिए है, ना वो ज़मीन बेचने के लिए, वो बस ऐसी पड़ी है। आसपास के लोग घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, प्लॉट सा पड़ा है खाली, और आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ की ज़मीन को हम हार्म नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि वहाँ की देख रेख होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी साइट्स इंडिया में जो आज भी प्रोटेक्ट की गई हैं और हमेशा प्रोटेक्ट करती जाएंगी, ठीक है। एक होता है ना, सेंस ऑफ कल्चर है हमारा, उसको ख़राब मत करो, इस तरीके से बात आती है। अब देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, रोल ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, खगोल शास्त्री, हाँ उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं, जहाँ तक याद आ रहा है। उनका रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है, वो क्या क्या काम करते हैं? साइड पे जाके खाना और वो समोसे खाने जाते हैं कि काम वाम करने जाते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। व्हाट दे डू, वो एक्चुअली करते क्या हैं, ठीक है।
सर्वे साइट्स, एक्सकेवेट रून्स, स्टडी आर्टिफैक्ट। देखो सर्वे करते हैं साइट्स का, जाते हैं बेचारे धूप में, ठीक है। देखो इसके लिए भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, पूरा प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, आपने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स के बारे में, इसका प्रॉपर कोर्स होता है, ठीक है, एकदम स्पेशलाइज्ड वो है, स्किल है ये, आप नहीं समझ सकते। आप किसी चीज़ को पकड़ोगे, अरे ये तो टूट के फेंक दोगे। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो उसको उठा के एकदम से रख लेंगे प्यार से, अरे ये तो मेरा भविष्य बनाएगा आगे चल के, ठीक है। तो वो सर्वे साइट्स पर जाते हैं, ठीक है, जहाँ उन्हें सर्वे करनी होती है, जहाँ से भी उन्हें रिमेन्स मिलते हैं या फिर किसी ने बता दिया कि यहाँ पे वो चीज़ है, तो फटाक से पहुँच जाते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा है एक्सकेवेट रून्स, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बहुत पुराने ज़माने की लग रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं, उनका क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, उनकी खुदाई करके उनको पढ़ते हैं। एंड स्टडी आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो भी चीज़ वहाँ से उन्हें मिली है, चाहे वहाँ पे उन्हें टूटा हुआ घड़ा मिला है, किसी का बैंगल मिला है, बिंदी मिली है, लिपस्टिक मिली है, बर्तन मिला है, चूल्हा मिला है, लकड़ी मिली है, ईंट मिली है, तो जो भी चीज़ें मिली हैं उनको लेकर आते हैं अपने साथ और उनको लेबोरेटरी में बना के पढ़ाई करते हैं उनकी, ठीक है। तो ये करते हैं कौन, आर्कोलॉजिस्ट। एंड वो टूल्स क्या यूज़ करते हैं इन सबको काम करने में, ब्रशेस। देखो जो ब्रश होते हैं, मैंने बोला था ना मैं आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, उसके पास बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, तो उनके पास ब्रशेस होते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के ब्रश होते हैं, पता नहीं इतने तो पेंटर्स के पास ही होते हैं, इतने ब्रशेस ये आर्कोलॉजिस्ट रखते हैं अपने पास, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, क्योंकि कुछ होता है ना, चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, उन्हें वो साफ़ करनी होती है, बड़ी बड़ी होती है वो भी। ट्रॉवल्स, सीव, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सबको क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो वो सीव शायद इसको छलनी को कहते हैं, ठीक है, इनके पास छलनी वगैरह होती हैं, जिसमें क्या करते हैं, जैसे कि अब मान लो छलनी किस काम में आएगी, यहाँ पे एक माउंट मिला है, ठीक है, ढेर जिसको कहते हैं, उस ढेर में क्या है, ये बालू का ढेर है, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट को पता है कि यहाँ पे क्या है, अर्ली रिमेन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मिल सकती हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जब उनको मिलेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो छलनी लगाएंगे बड़ी सी, ठीक है, उसको छानेंगे, जो भी बालू है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, और जो छोटे 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 आर्टिफैक्ट होंगे जो उसमें सीव में आ जाएंगे, उसको ये लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और उसकी स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम आते हैं और उनके पास ना बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरमेंट के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉलीबैग्स लेकर जाते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों को रखते हैं और संभाल के उनको लेकर आते हैं लेबोरेटरी तक, ठीक है। तो ये सारे टूल्स आर्कोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। एंड उनका डेटिंग मेथड हम समझेंगे, ठीक है। कार्बन 14 डेटिंग, देखो कार्बन 14 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटिंग मेथड है। इससे क्या होता है, इससे हम एज पता करते हैं किसी भी चीज़ की। मान लो कोई फॉसिल फ्यूल है, कोई मरा हुआ जीव है, उसकी अगर हमें बॉडी मिल गई है, ठीक है, तो उसकी कार्बन डेटिंग होती है उसके अंदर। तो कार्बन डेटिंग ना वेट, हमारी बॉडी में ना कार्बन होता है, तो उसकी जो वेट वो होती है, मात्रा होती है जिस तरीके से हम कहते हैं, तो उसका कुछ ऐसे pH करके कुछ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मैं फ़िलहाल भूल रही हूँ, तो मुझे याद आएगा ना मैं बताऊँगी इसकी कार्बन डेटिंग कैसे होती है प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ की। मुझे पता था बहुत अच्छे से, ये भी मुझे पता है, कुछ 11,000 करके ऐसी कुछ रीडिंग होती है, तो जितना उसमें से आधा खर्च हो गया तो समझ लो इतने साल का है ह्यूमन, और उतना खर्च हो गया तो उतने, ऐसे करके है, मैं उसको डिटेल बताऊंगी, अभी तो मैं नहीं बता पा रही। स्टडिंग पोट्री लेयर्स, ठीक है, तो जो कार्बन डेटिंग होती है वो करते हैं, सारे आर्टिफैक्ट की कार्बन डेटिंग होती है, ठीक है, जिससे पता लग जाता है कि वो कौन से एरा का है, ठीक है, वो इस एरा में बिलोंग करता था, इसमें करता था या इसमें करता था, ठीक है। कार्बन डेटिंग हमारा बहुत मेजर इन्वेंशन है जिससे हमें सब किसी की भी लाइफ का पता लग जाता है। अब इसमें हम फेमस इंडियन साइट्स देखें कौन कौन सी फेमस है। हड़प्पा बहुत फेमस साइट है, मोहनजोदाड़ो, लोथल, मेहरगढ़, ये सारी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके नाम याद रखना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी तो ये मत करना अरे ये क्या है, ठीक है, ये मत करना। हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता रही थी पहले कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो देखो ये रही पिक्चर एक मैन्यूस्क्रिप्ट की, समझ में आ गया। ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना, ये पक्का वो है, ट्री बिर्च है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उस पे ये लिखा गया है, उसको सुखाया गया है, ट्रेडिशनल वे में पेपर को बना के डिज़ाइन किया है, देन उस पे लिखाई की गई है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफन रिटन इन संस्कृत, प्राकृत और तमिल। देखो तमिल भाषा हमारी बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी, ठीक है, इवन कहते हैं कि संस्कृत से भी ज़्यादा तमिल भाषा हमारी पुरानी, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा कहते हैं, मैं उसकी पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ अभी इसको। तो संस्कृत में लिखे हैं, प्राकृत भाषा जो चलती थी उस बुद्ध के टाइम में, तो जो साधारण लोग बोलते थे उस भाषा में, और तमिल भाषा में सारे की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके। अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो लिखा होता था उनके टॉपिक क्या होते थे, रिलीजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था रिलीजन, धर्म के बारे में समझाना, लिटरेचर, मेडिसिन, साइंस, तो ये सारे टॉपिक होते थे, उन सारे टॉपिक्स में ये सारी बुक्स को लिखा जाता था। समझ में आया यहाँ तक?
तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इंस्क्रिप्शंस और देख लेंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? अनाउंस लॉ। किसी राजा को अगर कोई बात नगर में अनाउंस करवानी है, ठीक है, एक बार में लोगों ने नहीं सुन पाई, तो क्या करता था मोस्टली राजा? उसको किसी बड़े से हार्ड मेटल पे लिखवा देता था, मतलब किसी पत्थर पे लिखवा देता था और किसी मेटल पे लिखवा देता था, जिसको ताम्रपत्ती कुछ कहते हैं, इस तरीके से पहले हुआ करती थी, ठीक है। उन सब पे लिखवा के नगर के बीचों बीच रख दिया करता था, ठीक है, जिससे लोग क्या करते थे, उनको पढ़ते थे और उनको पता लग जाता था राज्य में नया कानून लागू हो गया है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट होती थी वो उस पर लिखते थे। दूसरा, राजा समटाइम्स अपनी अचीवमेंट्स को भी लिखा करते थे, देख रहे हो, मतलब कि क्या करते थे, जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीता है और पूरे नगर को नहीं पता है राजा युद्ध में हार गए हैं या राजा जीत गए हैं, या फिर किसी ने मान लो अफवाह फैला दी कि राजा युद्ध में मारा गया है, तो राजा ना एक राजशाही एक फरमान जारी कर दिया करता था कि तब फिर लो तक कैसे पहुंचेगा, तो राज सिपाही जाते थे और उसको ना नगर के बीचों बीच रख दिया करते थे, ढोल नगाड़े बजा के किस तरीके से राजा ने कुछ फरमान जारी किया है, सारे लोग पढ़ लो। तो बताते हैं उसमें कि राजा की इसमें जीत हुई है, उस राजा ने फिर इतना सोना वहाँ का जब्त कर लिया है और आपकी टेरिटरी अब बढ़ गई है, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। तो राजा लोग अनाउंसमेंट के साथ साथ अपनी विक्ट्रीज, अपने अचीवमेंट्स और डोनेशंस वगैरह जो वो करते थे राज्य में, उन सब के बारे में इंस्क्रिप्शंस पे ही लिखा करते थे। अशोका के पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन का काम था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम अगर अशोक की हिस्ट्री जानेंगे तो आधी से ज़्यादा हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन से ही पता लग जाती है, ठीक है। अशोक के स्तंभ थे ना, जो जिनको हम 16 स्तंभ, पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट स्तंभ थे, उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगा है, वो इंस्क्रिप्शन ही कहलाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, मैंने देखा नहीं था बट मुझे एग्जाम्पल पता लगा। अशोका रॉक एडिक्ट्स, तो जो अशोक था, जो द महान था, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में इसको महान बोलते हैं, ठीक है। जो अशोक महान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रॉक एडिक्ट्स बनाए थे, इतने सारे इनके स्टैचू बनाए थे, इन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे थे कि जब वेनसांग आया था वो अपने साथ तो पता नहीं कितने उठा के ले गया था नदी में, और कहते हैं जब वेनसांग वापस जा रहा था तो नदी में बहुत बड़ा तूफान आया था, इतना बड़ा तूफान आया था कि उसने अपने साथ जो भी चीज़ें थी वो कुछ कुछ समुद्र में गिरा दी थी, ठीक है। जब बाद में एक्सकेवेट हुआ तो समुद्र से चीज़ें पता लगी, तब लोगों ने, तब आर्कोलॉजिस्ट ने क्या हुआ, एक अनुमान लगाया हिस्टोरियंस ने कि जब इस तरीके से तूफान आया होगा या फिर बहुत ज़्यादा नाव का वजन भारी हो गया होगा तो चीज़ों को ना समुद्र में फेंक दिया करते थे, इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक कहानी सुनाऊँ छोटी सी। एक हमें बुक मिली है जिसका बुक का नाम, इसका लेखक नहीं है, उस बुक में वो हमें समुद्र से मिली है बुक, और उसमें क्या है कि उसमें सारे पोर्ट्स के बारे में दिया गया है, मतलब जो भी पोर्ट हुआ करते थे, पोर्ट्स जानते हो ना आप, यहाँ पे डॉकयार्ड्स बोलते हैं जिनको, यहाँ नाव खड़ी होती हैं, यहाँ पे लोग आके ट्रेड करते हैं, उनके बारे में लिखा है, अलग अलग जगहों के बारे में, और वो बुक हमें समुद्र से मिली है। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि जिसने भी वो किताब लिखी है उसकी मौत हो सकता है कि नदी में तूफान आने से क्या हो गई हो, और उसके साथ ही वो किताब बह गई हो, और जिसने वो किताब लिखी है वो क्या करता होगा, वो नदी में ही हमेशा क्या करता होगा, ट्रैवल करता होगा, और जहाँ जहाँ वो उसकी नाव जाती होगी वहाँ के बारे में वो लिखता होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे ये, तो मतलब फैसिनेटिंग है एकदम से ये जानने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे चेंजेस इन पीपल्स लाइफ, तो लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस क्या क्या हुए और क्यों हुए चेंजेस हुए, क्या ये चेंजेस नेसेसरी थे या फिर ये चेंजेस किसी मजबूरी में हुई, ये सारी चीज़ों के हम जानेंगे। हंटिंग एंड गैदरिंग टू फार्मिंग, फार्मिंग टू सेटल लाइफ। लोगों ने पहले हंटिंग गैदरिंग करना शुरू किया था, पहले लोग शिकार पे जाते थे, ठीक है, और शिकार पे कैसे जाते थे, साथ साथ जाते थे, ये नहीं कि 2-3 लोग गए हैं वही मार, नहीं, 20-25 लोग इकट्ठे जाया करते थे, तब मार के लाया करते थे। पता लगा इनके आगे हाथी पड़ गया, शेर पड़ गया, तो इनको ही खा गया, तो इस तरीके से साथ में जाते थे। और कुछ कम्युनिटी जो घर में रहती थी, जो चिल्ड्रंस की टेक केयर किया करती थी, जो खाना बनाया करती थी, लेकिन हमें अभी पूरी तरीके से ये पता नहीं है कि जो विमेंस ये काम करती थी कि मैन ये काम किया करते, ठीक है। जेंडर बायसनेस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि हंटिंग ये लोग साथ में किया करते थे या फिर सिर्फ मैन हंटिंग किया करते थे या फिर विमेंस भी साथ में जाया करती, इसके बारे में हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ, हंटिंग गैदरिंग होती थी, ये 100% हमारे पास एविडेंसेस हैं, ठीक है। फिर हंटिंग गैदरिंग से उन्होंने एक फार्मिंग शुरू कर दी, ठीक है, धीरे धीरे खेती शुरू कर दी। क्यों? हंटिंग गैदरिंग करते करते और इधर उधर के सीड्स और रिसोर्सेज खा खा के उन्होंने सारे रिसोर्सेज जब खत्म कर दिए तो उन्हें धीरे धीरे फार्मिंग की नॉलेज आने लगी, ये वाला फ्रूट हमें ग्रो करना चाहिए, ये वाला फ्रूट इस सीजन में ग्रो होता है, तो ये वापस उस रीजन पे आ जाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, फार्मिंग स्टार्ट की, एंड देन फार्मिंग से ये सेटल लाइफ में इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। जब इन्होंने जब डिमार्केट कर लिया कि ये एप्पल का खेत है, ठीक है, इनका, तो इन्होंने बस उसको कब्जा लिया 4-5 लोगों ने कि आज से इसके सारे एप्पल सिर्फ हम खाएंगे और बाहर का कोई नहीं खाएगा और गाँव का कोई भी खाएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सेटल लाइफ को इन्होंने अपना घर यहाँ बना लिया, एक ने अपना घर यहाँ बना लिया, ठीक है, एक ने यहाँ बना
बना लिया और एक नया है, 4 लोगों का ये घर बन गया। यहाँ से कोई चोरी करने आया ये पीट देंगे, यहाँ से चोरी करने आएगा ये पीट देगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सेटल लाइफ को क्या किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। फिर सेटल लाइफ के बाद क्या हुआ, स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गाँव बने, ठीक है। छोटे छोटे गाँव को मिला के फिर टाउन बनने लगे और टाउन से सिटी बनने लगी और सिटी से क्या बनने लगे, पूरे पूरे साम्राज्य बनने लगे, किंगडम्स बनने लगे। समझ में आ रहा है ये चीज़ें। ये किंगडम्स के बारे में, सिटी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे ना अर्ली ह्यूमन बींग्स की बस शुरुआती ज़िंदगी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, और इनके बीच में क्या हुआ, ट्रेड इंक्रीज हो गया, ठीक है। लोग एक दूसरे के पास आने लगे, जो इनके पास चीज़ें हैं वो दूसरे के पास नहीं है, वो क्या हुआ, एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे। इस तरीके से ट्रेड बढ़ा एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। जब ट्रेड बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को जानेंगे, साथ में साथ क्या हुआ, उनके कल्चर को भी एक्सचेंज किया जाएगा। कैसे, अगर मेरे पास, अगर देखो जब कॉलोनियल पावर्स इंडिया में आई, ठीक है, अपने साथ अपना कल्चर भी तो लेकर आई। हम सूट पहनना नहीं जानते थे, उन्होंने हमें सूट पहना दिया। हमें नहीं पता था वर्दी वगैरह क्या होती है, उन्होंने हमें वर्दी भी पहना दी। और हमें नहीं पता था पिज़्ज़ा क्या होता है, ठीक है, लेकिन आज हम पिज़्ज़ा के इतने एडिक्ट हो गए हैं भाई। अगर घर से बाहर जाओ पिज़्ज़ा के बिना तो लगता है कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है। मुझे कभी चांस मिलता है बाहर जाने का, मैं पिज़्ज़ा मोमोज तो पक्का खाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, एक कल्चरल डोमिनेंस हुआ है मेरे ऊपर या फिर आप सारे लोगों के ऊपर। हम लोग क्या पहनते थे पहले, एक सूती कपड़ा पहनते थे, सिर्फ उसको शरीर पर लिपेट लिया करते। आज आप देखो पता नहीं आप क्या क्या पहनते हो, ठीक है। लोअर टी शर्ट पहनते हो, ये हमारा नहीं है, ठीक है। आप जीन्स पहनते हो, ये हमारा नहीं है। आप शूज़ पहनते हो, ये भी हमारे नहीं है। आप बालों को कॉम्ब करते हो, ये भी प्रोबेबली हमारे नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये, और जो आज शैम्पू यूज़ करते हो हेयर्स के लिए, ये भी हमारे नहीं है। हम ऑयल यूज़ क्या करते थे, देन पता नहीं किस मिट्टी से धो लिया करते थे, ये था हमारा ट्रेडिशन। लेकिन हम लोगों के साथ मिलके कल्चर के साथ हमारा एक्सचेंज हुआ, देन हमने अपने आप को पूरा कंप्लीटली चेंज कर लिया, ठीक है। इस तरीके से किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है हमारा ट्रेड और कल्चर को लेकर, वो बताया गया है। देन न्यू टूल्स, वेपन, राइटिंग सिस्टम, नए नए टूल्स निकले, नए नए वेपन्स निकले और राइटिंग सिस्टम निकले, ठीक है। आज तो लिखने की पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं, प्रिंटर आ गए, यहाँ तक कि घर भी प्रिंटर से बनने लगे हैं। आपने अगर सुना होगा तो 3D प्रिंटर्स होते हैं, वो घर बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का फिर क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेंगे। आर्कोलॉजी देखो क्या होता है, मैंने बता दिया। जो रिमेन्स की स्टडी करते हैं उसको आर्कोलॉजी कहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के रिमेन्स हों, पॉटरी के रिमेन्स हों, वो बैंगल्स, ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों के जब रिमेन्स की हम स्टडी करते हैं, दैन दिस इज कॉल्ड आर्कोलॉजी। आर्टिफैक्ट क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको ही आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया, ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग लग रहा है, आर्टिफैक्ट। तो जो भी चीज़ें हैं उसको आर्टिफैक्ट कह रहे हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दैट हैज़ बीन रिटन ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है। जो भी चीज़ें सॉलिड सरफेस पे लिखी गई हैं उनको इंस्क्रिप्शन कहा है। एंड व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर दोज विच आर रिटन ऑन सॉफ्ट सरफेस। अब सॉफ्ट सरफेस कहाँ से हुई, ये कहाँ से हो गए, पाम लीव्स हो गए, ठीक है, एंड ट्री बिर्च हो गई, ये सारी चीज़ें। हिस्टोरियंस, समवन हु स्टडी द हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं उनको हिस्टोरियन कहते हैं। एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है, खुदाई होता है, ठीक है। जहाँ भी किसी भी पर्टिकुलर साइट पे जब हम खुदाई करते हैं उसको एक्सकेवेशन कहते हैं। टाइमलाइन का मतलब आपको पता ही है। सिविलाइजेशन का मतलब भी आपको पता है, कोई भी सभ्यता को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सभ्यता कब डेवलप होती है, जब वहाँ पे पूरी तरीके से कोई विलेज सिविलाइजेशन हो, टाउन सिविलाइजेशन हो, अर्बन सिविलाइजेशन हो, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे देखते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वाई स्टडी द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में क्यों स्टडी करनी चाहिए, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या ही पास्ट से हो गए, हम क्यों नहीं आगे बढ़ते, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पास्ट का है नहीं हमारी लाइफ में, तो हमें क्यों हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर फाइनली हमें यहाँ पे मिलने जा रहा है, ठीक है। इट बिल्ड्स कल्चरल आइडेंटिटी, ये एक तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी को बिल्ड करता है, ठीक है। हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, हम अपनी सभ्यता पे आज बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के टाइम तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। जैसे हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारी सभ्यता में गाय को माता मानते हैं। तो ये कहाँ से निकला है, ये वहीं से तो निकला है जहाँ से हमने ग्रंथ पढ़े हैं, जहाँ से हमने चीज़ों को सीखा है। तो इस तरीके से हमने कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप की है। टीचर्स वैल्यू एंड लेसन्स, ये क्या बताता है कि वैल्यू, किसी चीज़ों की वैल्यूज़ बताते हैं। वैल्यू क्या है हमारी, देखो हमारी वैल्यूज़ क्या कहती हैं, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सबको क्या करो, रिस्पेक्ट करो और प्रोटेक्ट करो। जब आप पहले की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले का ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, उसमें क्या था, ये माउंटेन्स हो गए, ये सन हो गए, ये फायर हो गया, हम इन सब की पूजा किया करते थे, ठीक है। आज आप कुछ नहीं करते हो, आज तो पता नहीं कहाँ लगे रहते हो, लेकिन उस टाइम हमारा जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कोर कल्चर है, वो यही करता है। वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्शिप करता है, इसकी रिस्पेक्ट करता है, पानी को वेस्ट नहीं होने देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं।
और इससे कई सारी हमें सीख मिलती है, ठीक है, हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों की सीख मिलती है। एंड इट हेल्प अंडरस्टैंड प्रेजेंट डे सोसाइटी, और ये हमें हेल्प करता है किसमें समझने में कि आज की सोसाइटी जो है वो बनी कैसे, पहले कैसी थी, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या अपनाया, कितना छोड़ा, कितना बाहर का हमने अपनाया, कितना अपना बाहर वालों को अपनाने दिया। तो वो करते 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 आज हम किस पोजीशन पे और हम कैसे आए इस पोजीशन पे, ये समझने में हमें कौन मदद करता है, पास्ट मदद करता है। पास्ट किस पे रिटन है, हिस्ट्री पे, ऑब्वियस ये एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, और ये क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करता है। अगर आपको चीज़ें पता होंगी ना तभी आप क्या है मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाओगे। आपको अगर चीज़ें पता होंगी देन आप डिबेट कर पाओगे। आज आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा डिबेट होती है। आज बीजेपी की सरकार है, फिर तो आप कल्चर ट्रेडिशन का देखो, बोलवाला बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो लोग हर दूसरे चैनल पे दिख जाएगा कि सुधांशु बता रहे हैं, कौन है उनका नाम नहीं पता, इतना ही पता है, त्रिवेदी करके ऐसे कुछ हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे वेदों में ये लिखा है, हमारे वेदों में वो लिखा है। तो उनको कैसे पता, उन्होंने पढ़ाई की है, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की है, तभी तो बता पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, पास्ट की स्टडीज़। अगर उन्हें नहीं पता हुआ तो उनका भी किसी भी डिबेट में मुंह बंद हो जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके तो हमने ऑलमोस्ट चैप्टर पढ़ लिया है। यहाँ पे कंक्लूजन और देख लेते हैं। हिस्ट्री इज़ आर लिंक टू द पास्ट। जो हिस्ट्री है वो एक लिंक है हमारे बहुत ही बीते हुए कल के लिए। ठीक है, हिस्ट्री सबको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। ये हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सारी चीज़ों को अवेयर होना चाहिए। हिस्ट्री से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है हमारे अंदर। एंड इट आंसर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और ये हमारे सारे सवालों के जवाब देती है, क्यों, कहाँ, कैसे और कब ये सारी चीज़ें हुई। और हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता लगता है, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या क्या करते थे, उन्होंने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने जो चीज़ें जैसे की वो हम आज भी करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ उनके कल्चर, मोरल वैल्यूज़ अच्छे थे तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो नहीं अच्छे थे उसको हम पूरी तरीके से नकार देंगे। ठीक है, हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में कोई ना कोई बुराई होती है। हर ट्रेडिशन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। बुराइयों को छोड़ते चलो, अच्छाइयों को अपनाते चलो। एंड लर्निंग इट मेक अस वाइजर फॉर द फ्यूचर। और समझदारी ही क्या करती है, हमें आगे के लिए बहुत ही वाइज पर्सन बनाती है। जब हमारे पास समझदारी है हर चीज़ की, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे अपने प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन हम उससे मोर वाइजर पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं इसमें समझने लायक। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ इसमें डाला हुआ था, वो चीज़ें आपको डिस्कस की। कल मैं नेक्स्ट इसकी सेकंड क्लास लेकर आऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें कंटिन्यूटी बनाना चाह रही हूँ। एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने चलूँ मैं हिस्ट्री के साथ साथ देन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूँगी। और क्लास 1 to आई डोंट नो कितनी क्लासेस होंगी, उसमें पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, पूरा हिस्ट्री। ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस स्पेशली। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे याद कर लो।